किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। बीते वर्ष ओलावृष्टि से बर्बाद फसल के मुआवजे हेतु और धनराशि जारी। केंद्र से किसानों ने की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मांग। देश में चीनी का स्टॉक पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ा। मौसम के बदलते रुख पर केंद्र की कड़ी निगाह। प्रदेश में कपास की खेती को पुनः बढ़ावा देने के लिए अभियान तेज। अब कृषि समाचार विस्तार से। बीते वर्ष बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं के साथ साथ जौ, मसूर और चने की खेती पूरी तरह नष्ट हो गई थी। ज्यादातर जिलों में 80% तक का बुरा प्रभाव देखने को मिला था। बड़े पैमाने पर हुए इस नुकसान को देखते हुए सरकार ने फसल क्षतिपूर्ति 50 के बजाय 33% पर ही देने का फैसला किया था। सरकार के इस फैसले से किसानों को राहत की काफी उम्मीद थी, लेकिन आज भी अधिकांश किसानों को यह राहत राशि नहीं मिल सकी है। इस बाबत लखनऊ मंडल को 17 करोड़ रुपए की धनराशि और जारी की गई, जिसमें रायबरेली के किसानों को 5 करोड़, लखनऊ के किसानों को 4 करोड़, सीतापुर को 3 करोड़, खीरी को 2 करोड़, सुल्तानपुर को 1 करोड़ व हरदोई को 4 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। एडीएम वित्त और आपदा प्रभारी के अनुसार जो भी धनराशि शासन द्वारा मिल रही है उसे तुरंत किसानों के लिए जारी किया जा रहा है। किसानों ने केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का चुनाव के समय किया वादा याद दिलाते हुए विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना करने की मांग की। साथ ही किसानों ने 5 लाख रुपए फसल ऋण और 20 लाख रुपए तक का लोन 4% ब्याज दर पर दिए जाने की मांग की। किसान संगठनों ने वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व चर्चा के दौरान इन मांगों को उनके समक्ष रखा। बैठक के दौरान किसानों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार को कृषि विस्तार को पुनर्जीवित करने के लिए 10 गांवों पर एक कृषि स्नातक को नियुक्त करना चाहिए। साथ ही उन्होंने गन्ना विकास बोर्ड बनाने की भी मांग की। कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने इस मौके पर 2 लाख रुपए तक का लोन 1% के ब्याज दर पर उपलब्ध कराने और ऐसे बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ने का भी सुझाव दिया। चालू पेराई सत्र में चीनी का उत्पादन तेज होने से चीनी का स्टॉक पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ा है। अभी तक 6.5% अधिक चीनी का उत्पादन किया जा चुका है। इससे उपभोक्ताओं को सस्ती चीनी मिलते रहने के आसार हैं। साथ ही 5 लाख टन चीनी निर्यात का भी करार हो चुका है, जिसमें से 3 लाख टन चीनी की खेप भेजी जा चुकी है। इससे घरेलू बाजार में 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आई है। फिर भी चीनी की लागत से कम भाव पर बिक रही है, जिससे मिलों का घाटा बढ़ने की संभावना है। पिछले वर्ष देश में कुल 490 चीनी मिलों में पेराई चालू थी, जबकि इस वर्ष अब तक केवल 470 मिलों में ही पेराई हो रही है। इसके बावजूद चीनी का उत्पादन बढ़ा है। चालू सीजन में प्रदेश की 113 मिलों में से कुल 18.32 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। चालू सीजन में चीनी की रिकवरी दर 10% को छूने लगी है। मौसम के ताजा हालात से रबी की खेती पर छाए संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार मौसम के मिजाज पर लगातार नजर रखे हुए है। मिट्टी में नमी की कमी के चलते वर्षा आधारित खेती वाले क्षेत्रों में बुआई कम पड़ रही है। केंद्रीय कृषि सचिव के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है, जो गेहूं की खेती के लिए अनुकूल होगा। मौसम के दीर्घकालीन पूर्वानुमान पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। मौसम के दीर्घकालीन पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले कुछ ही दिनों में बारिश होने के संकेत हैं, जो रबी सीजन की खेती के लिए अमृत समान होगी। कृषि सचिव के मुताबिक केंद्र सरकार जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को लेकर काफी चिंतित है। कृषि विभाग से जुड़े वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा फसलों की विकसित की गई 93 नई प्रजातियां जो प्रतिरोधी क्षमता से युक्त हैं, इनकी फसलों पर तापमान बढ़ने का कोई असर नहीं पड़ता है। सरकार इस समस्या से निपटने के लगातार प्रयास कर रही है। लगभग बंद हो चुकी कपास की खेती को फिर से बढ़ावा देने की कवायद शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश के किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें बीज व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के साथ अनुदान व प्रशिक्षण भी दिए जाने की योजना लागू करने की तैयारी हो रही है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार सिंचाई कम होने पर भी कपास की पैदावार पर बुरा असर नहीं पड़ता। किसानों को विश्वास में लेने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा।
और उन्हें गुणवत्ता युक्त बीजों के साथ साथ उन्नत तकनीकी की जानकारी भी दी जाएगी। इसकी कार्य योजना कृषि विभाग द्वारा तैयार की जाएगी, जिसे ब्लॉक स्तर पर संचालित किया जाएगा। साथ ही किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, कृषि यंत्र, सिंचाई आदि में अनुदान दिया जाएगा। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। किसान भाइयों, समय से बोई गई गेहूं की खेती में दूसरी सिंचाई करें। फसल में यदि दीमक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इससे बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से सिंचाई के पानी के साथ डालें। लहसुन की खेती में 200 ग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट अथवा 100 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। पशुओं के हरे चारे बरसीम की कटाई करें तथा हल्की सिंचाई कर नत्रजन की संस्तुत मात्रा की टॉप ड्रेसिंग करें। समय से बोई गई चने की खेती में निराई गुड़ाई का कार्य करें। यदि फसल में 10 से 15% फूल खिल गए हों तो खेत में विभिन्न जगहों पर टी अक्षर के आकार के पक्षी बसेरा बनाकर लगाएं, जिससे फसल को कीटों से बचाया जा सके। टमाटर तथा मिर्च की खेती को झुलसा रोग से बचाने के लिए मैंकोजेब 0.2% प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, यदि आप मूली की खेती कर रहे हैं और मूली के पौधों में बढ़वार नहीं हो रही हो तो यूरिया का 2% का घोल बनाकर छिड़काव करें। गाजर की खेती में कोको द्वारा लगने वाले जड़ सड़न रोग के नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से पौधों की जड़ों के पास डालें। साथ ही फसल चक्र अपनाएं। गोभी वर्गीय सब्जियों की फसल में हल्की सिंचाई करें और परिपक्व फसल की कटाई कर बाजार दिखाएं तथा संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। केले की खेती में अवांछित पत्तियों की कटाई करें तथा आवश्यकता अनुसार सिंचाई उपरांत संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। मटर की फसल को शीतलहर से बचाएं। इसके लिए यूरिया या पोटेशियम सल्फेट 2% के घोल का छिड़काव करें। आम के बागों में वृक्षों को तनाबेधक कीटों के प्रकोप से बचाने के लिए छिद्रों को सफाई करने के बाद उनमें 0.05% डाइक्लोरोवास का घोल भरकर उन्हें बंद कर दें। पत्तेदार सब्जियों की खेती में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें तथा पत्ती खाने वाले कीटों के नियंत्रण हेतु संस्तुत दवाओं का प्रयोग करें। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि उत्पादों के ताजा मंडी भावों की। गेहूं बहराइच में 1,560 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1,600 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 1,635 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 1,635 रुपए प्रति क्विंटल। चना बहराइच में 5,620 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 5,350 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 5,215 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 5,300 रुपए प्रति क्विंटल। चावल बहराइच में 2,080 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 2,075 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 2,195 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2,040 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों बहराइच में 3,960 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 4,200 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 4,200 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 4,325 रुपए प्रति क्विंटल। गुड़ बहराइच में 2,775 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 2,370 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 2,530 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2,510 रुपए प्रति क्विंटल। आलू बहराइच में 600 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 405 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 490 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 390 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज बहराइच में 1,415 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1,175 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 1,185 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 1,120 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर बहराइच में 1,460 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1,500 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 1,540 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल। अदरक बहराइच में 3,800 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 2,570 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 3,550 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 2,970 रुपए प्रति क्विंटल। गोभी बहराइच में 800 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 550 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 450 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 600 रुपए प्रति क्विंटल। सेब बहराइच में 5,200 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 4,250 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 4,280 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। केला बहराइच में 1,635 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1,550 रुपए प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 1,120 रुपए प्रति क्विंटल, सहारनपुर में 1,030 रुपए प्रति क्विंटल।
तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि खेतों में लहलाएं फसलें, हर सपना साकार मिले और पुष्पों की तरह महके जीवन, खुशियों का उपहार मिले। बहनों भाइयों, हमारी यही कामना है कि आप दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करें और आपके इस कार्य में सहयोग के लिए हम समय समय पर आपको नवीनतम जानकारियों से अवगत कराते हैं। तो इसी क्रम में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं नींबू व आंवला का प्रसंस्करण। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं राष्ट्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर राखी सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि प्रसंस्करण का अभिप्राय क्या है? क्या है प्रसंस्करण? देखिए, प्रसंस्करण की अगर हम बात करते हैं तो प्रसंस्करण का मतलब है किसी भी चीज को लंबे समय तक संरक्षित रखना। जी, लंबे समय में आप जानते हैं कि फल एवं सब्जियां जो होती हैं उनको हम बहुत लंबे समय तक ताजा नहीं रख सकते हैं, इसलिए हम उनका प्रसंस्करण करते हैं। और हमारे देश में फलों एवं सब्जियों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो अगर हम इनका प्रसंस्करण करके इनके विभिन्न तरीके के उत्पाद बनाएं तो इससे एक तो हम इनको लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं और दूसरा हम इसको अपना एक आय का साधन बना सकते हैं। मतलब अतिरिक्त आय का एक साधन बन सकता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, किन किन चीजों का हम प्रसंस्करण कर सकते हैं मुख्यतः? देखिए, जितने भी फल और सब्जियां हैं सभी का प्रसंस्करण किया जा सकता है। आप किसी भी तरीके से जो भी उनकी आयु बढ़ा रहे हैं वो सब प्रसंस्करण है। अगर आप सब्जी को सुखा के रख रहे हैं वो भी प्रसंस्करण है, आप आलू का चिप्स बना रहे हैं वो भी प्रसंस्करण है। तो आप हर फल और सब्जी का प्रसंस्करण करके उसको लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, प्रसंस्करण के द्वारा हम किस तरह के उत्पाद बना सकते हैं? देखिए, आज मार्केट में आप फलों और सब्जियों के जितने भी उत्पाद देख रहे हैं, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, स्क्वैश, शरबत,
जितने भी हैं सभी के सब प्रसंस्करण का एक रूप है। आजकल आपने देखा होगा एक नया शब्द चला है मिनिमल प्रोसेस, मतलब कम से कम आपने उसमें प्रोसेसिंग की है लेकिन उसकी आपने आयु बढ़ा दी है। सब्जियों को काट करके आजकल आप देखते हैं मार्केट में बेची जाती हैं, वो भी एक तरीके का प्रसंस्करण है। तो जो भी काम हम उसमें करके उसकी आयु को बढ़ा रहे हैं वो प्रसंस्करण है, और हर फल और सब्जी में प्रसंस्करण किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम फलों की बात करें, नींबू की बात करते हैं जी, तो नींबू में अगर हम प्रसंस्करण करना चाहते हैं तो किस तरह के नींबू से उत्पाद हम बना सकते हैं प्रसंस्करण के माध्यम से? देखिए, नींबू के जो सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद हैं जो आज मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल हैं और जिनको बनाना बहुत ही आसान है, उसमें मैं आपको एक दो उत्पाद बताती हूँ। नींबू का स्क्वैश जी। अच्छा, आप नींबू का रस ले लीजिए। अगर आपके पास में 1 लीटर नींबू का रस है, हम इसके लिए रसीले नींबू ही चुनेंगे जी। उस 1 लीटर नींबू के रस के संग में आपको 2 किलो चीनी, 1 लीटर पानी चाहिए है। आपको करना क्या है, पहले नींबू का रस निकाल लीजिए और उसको छान लीजिए। चीनी लीजिए, जो 2 किलो चीनी है उसमें 1 लीटर पानी मिला करके उसको उबाल लीजिए, उसकी चाशनी बना लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा आप नींबू का रस डाल दीजिए। नींबू का रस उसकी गंदगी को दूर कर देगा और उसको एक कपड़े से छान लीजिए। छानने के बाद ठंडा कर लीजिए और ठंडा करके इसमें आप नींबू का रस मिला दीजिए। थोड़े से नींबू को रस अलग कटोरी में रख लीजिए। उसमें आप पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एक केमिकल आता है जो चीज़ों की किसी भी पदार्थ की आयु को बढ़ाने के काम में आता है। तो इसमें आप 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड मिला दीजिए और इसको आप बचे हुए जो आपने स्क्वैश बनाया उस पूरे में मिक्स कर दीजिए। अब इसमें एक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि अब आपको इनको एक बोतल में प्रिजर्व करना है। जिन बोतलों में आप इनको रखेंगे वो बोतल आपकी बहुत ही साफ होनी चाहिए। हम इसके लिए करते क्या है, बोतलों को हम पानी में उबाल लेते हैं। उबालने के बाद से हम उनको अच्छी तरीके से सुखा लेते हैं। नमी उसमें बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, बोतलों में नमी नहीं होनी चाहिए। जी, बिल्कुल भी बोतलों में नमी नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद इसको बोतलों में भर के ढक्कन बंद करके आप रख दीजिए। इनकी लगभग जो आयु होती है वो 2 से 3 महीने होती है। डिपेंड करता है कि आप इसको अगर ठंडे तापमान पे रख रहे हैं, जैसे फ्रिज में रख रहे हैं, तो और लंबी वो बढ़ सकती है। अगर आप घर में नॉर्मल टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो भी 2 महीने के करीबन 1 से 2 महीना इसकी आयु होती है। इस तरह से नींबू का स्क्वैश आपने तैयार करना बताया। अच्छा, स्क्वैश के बाद और क्या हम नींबू से तैयार कर सकते हैं? नींबू से देखिए, अभी जो मैंने आपको स्क्वैश बताया इसमें हमने रस तो यूज कर लिया लेकिन छिलके बचे हैं जी। हम इन छिलकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन छिलकों से बहुत अच्छा अचार बन सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, आप छिलके ले लीजिए, छिलकों को अच्छी तरीके से धुल लीजिए और उसके बाद से उसमें जो नीचे जो अंदर सफेद वाला हिस्सा है उसको हटा दीजिए। अच्छा, नींबू के अंदर जी हाँ, जो अंदर का सफेद हिस्सा है वो सारा हटा दीजिए। इनको लंबे लंबे लच्छों में काट लीजिए। अगर आपके पास में 1 किलो ऐसे छिलके हैं तो उसके लिए आपको 500 ग्राम चीनी चाहिए है और 200 ग्राम पानी चाहिए। इसके अलावा मसाले जो भी आप प्रयोग करना चाहते हैं, उसमें लाल मिर्च है, नमक है, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, ये सब आप उसमें डाल सकते हैं। तो आप करिए क्या, लंबे लंबे लच्छों में काटने के बाद से उसको आप चीनी और पानी को लेकर के चाशनी बना दीजिए। चाशनी बनने के बाद से उस चाशनी को एक बार आप छान लीजिए। छानने के बाद से उसमें लच्छे डाल दीजिए और जो भी मसाले हैं उनको पीस करके डाल दीजिए और इसको उबाल लीजिए। करीबन 15 से 20 मिनट उबालने के बाद से इसको उतार लीजिए। उतार के ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद से आप इसको दोबारा ऐसे अचार के बर्तन में भरिए जो कि पहले से आपने साफ और सुखा कर रखा हो, और उसके बाद से आप इसको लगभग हफ्ते 10 दिन तक धूप दिखाइए। उसके बाद से आपका अचार तैयार हो जाएगा। अच्छा। लेकिन इसमें आपको फिर से ख्याल रखना है, कोई भी जो आप उत्पाद बना रहे हैं उसमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो आपका जो भी उत्पाद है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए बनाते वक्त जो आप जिसमें आप रख रहे हैं जिस बर्तन में, उन सब चीजों में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। और नमी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नमी किसी बर्तन में नहीं होनी चाहिए जी। ये तो आपने नींबू का स्क्वैश और अचार बनाने की बात बताई। अच्छा, आंवला का क्या उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं प्रसंस्करण के माध्यम से? देखिए, आंवला तो आपको जैसे पता है उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है। आंवले का जो सबसे मुख्य उत्पाद है वो है आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा बनाना बहुत ही आसान होता है। आंवला आप लीजिए, लगभग अगर आपके पास में 1 किलो आंवला है तो उसके लिए आपको 1.5 किलो चीनी चाहिए है। 4 से 5 ग्राम आपको उसके लिए सिट्रिक एसिड चाहिए। जी हाँ, साइट्रिक एसिड चाहिए। आंवला आप पहले धो लें अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद से उसको गोद लें। अच्छा। और गोदने के बाद से आप उसको 2% नमक के सॉल्यूशन में घोल में डुबो दीजिए 24 घंटे के लिए। 24 घंटे? जी, 24 घंटे डुबोए रखना है। अगले दिन आप उसको
फिटकरी का 2% का सॉल्यूशन बनाइए और उसको 2% का बनाने के बाद से उसमें 24 घंटे के लिए दोबारा अच्छा, फिर डुबो 24 दीजिए। घंटे फिटकरी जी, जी, के- जी। इससे आपको एक अच्छा आंवले का मुरब्बे का रंग मिलता है। और उसको करने के बाद से आप अगले 24 घंटे के बाद आप उसको निकाल लीजिए फिटकरी के पानी से, उसको अच्छी तरीके से धो लीजिए जिससे कि आपका नमक और फिटकरी एकदम साफ हो जाए। उसके बाद से आप उसको 5 मिनट तक साफ पानी में उबालिए। उसके बाद से आप ले लीजिए। अब आपके पास में जो 1.5 किलो चीनी है और 1 किलो पानी है, इसकी चाशनी बनाइए। इस चाशनी में आप अपने सिट्रिक एसिड भी यहीं पे डालना है, इसमें आप अपने आंवले के मुरब्बे डाल दीजिए और इसको अगले 24 घंटे के लिए डुबो के रख लीजिए। अगले दिन आप आंवले निकाल लीजिए, चाशनी को फिर से पकाइए और फिर से इसमें आंवले के मुरब्बे फिर से इसमें आप आंवला डाल दीजिए। तीसरे दिन फिर से आप इसी विधि को रिपीट करिए। अच्छा। 3 से 4 दिन के बाद से आपका जो है आंवले का मुरब्बा तैयार हो जाता है। जी, तो ये तो आंवले की मुरब्बा की बात हुई। जी। तो आंवला से और क्या बना सकते हैं डॉक्टर साहब? आंवले से आप जैम भी बना सकते हैं। जैम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास में 1 किलो आंवला है, हमको 1 किलो आंवले का गूदा चाहिए। आंवले का गूदे के लिए हम क्या करेंगे, आंवला लेकर के उसमें से हम उसका बीज निकाल देंगे और बीज निकाल के आंवला लेके उसको पानी के संग में उबाल लेंगे और फिर उसके बाद से उसको छन्नी से छान लेंगे जिससे कि उसका रेशा निकल जाए। रेशा जब आपका निकल गया है तो उसके बाद से अगर 1 किलो आंवले का गूदा है, उसके लिए हमें 750 ग्राम चीनी और 3 ग्राम सिट्रिक एसिड चाहिए है। इसमें आपको क्या करना है, आंवला आपका गूदा है, उसमें आपने चीनी मिला करके और सिट्रिक एसिड मिला करके करीबन 20 से 22 मिनट के लिए पकाएंगे। और अगर एंड में, जब पकने के एंड में अगर आपके पास में थर्मामीटर है तो उसका टेम्परेचर देखिए, अगर वो 105 डिग्री पहुंच गया तो समझ लीजिए आपका आंवले का अच्छा, जैम ये तैयार पहचान है। हाँ जी। इसके अलावा हमारे पास में एक तरीका और होता है, हमारे पास में रिफ्रैक्टोमीटर होते हैं जिसमें कि हम ये दे सकते हैं कि इसमें कितना सॉलिड है। अगर वो 68% 68% है तो यानी कि आपका आंवले का जैम तैयार है। फिर आप इसको गरम ही जैम की जार में भर लीजिए। जैम का जार भी आपका साफ अच्छा, होना चाहिए। गरम ही भरना चाहिए उसमें? जी जी बिल्कुल, गरम ही भरना चाहिए क्योंकि वो भी आपकी बोतल को स्टरलाइज करता है। अच्छा। उसको आप जैम उसमें भर लीजिए। भरने के बाद से ढक्कन को बंद कर दीजिए। जैम में हम एक चीज का और ध्यान रख सकते हैं कि आप जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें ऊपर से एक मोम की लेयर डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ढक्कन के ऊपर डालिए? नहीं, ढक्कन नहीं, जैम के ऊपर डालिए, उसके बाद से ढक्कन लगाइए। तो जब वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है तो उसकी आयु और ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से हम फलों का संरक्षण कर सकते हैं, उनका प्रसंस्करण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। आइए प्रस्तुत हैं कृषि आधारित मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। वातावरण में सुबह के समय आर्द्रता 92 से 98% तथा दोपहर बाद 36 से 63% दर्ज की गई। सुबह के समय हवा शांत रही, जबकि दोपहर बाद भिन्न भिन्न दिशाओं से 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा का रुख देखने को मिला। सुबह के समय मामूली कोहरा तथा धुंध छाई रही, जबकि दोपहर बाद खिली धूप रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 48 घंटों में अधिकतम तापमान सामान्य तथा न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। सुबह और शाम ठंड का असर बना रहेगा, लेकिन दिन में धूप से राहत मिलेगी। कुछ स्थानों पर सुबह के समय कोहरा छाए रहने तथा हल्की धुंध बने रहने की संभावना है। मौसम में कोई खास परिवर्तन के संकेत नहीं है। किसान भाइयों, मौसम के दृष्टिगत गेहूं की खेती में खेतों में नमी बनाए रखें तथा रोग व खरपतवार पर नियंत्रण रखें। गेहूं की खेती में इस मौसम में पीला रतुआ रोग लगने की संभावना प्रबल है, अतः इसकी रोकथाम के लिए उचित प्रबंध करें। इस मौसम में आलू की खेती में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। पछेती झुलसा रोग लगने की संभावना प्रबल है, अतः नियंत्रण के उपाय करें। टमाटर की खेती में फल छेदक कीट लगने की संभावना है, अतः रोग दिखाई देने पर समुचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।